हेलो एवरीवन, 15 अक्टूबर की इंपॉर्टेंट न्यूज़ कौन कौन सी है। द हिंदू ने किन इंपॉर्टेंट न्यूज़ को कवर करा है, आइए देखते हैं। हिमाचल और गुजरात में इलेक्शंस होने वाले हैं और उसकी इलेक्शन डेट्स आई है। ये जो इलेक्शन डेट अनाउंस कौन करता है तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हम ऑलरेडी ही जानते हैं कि जो स्टेट लेजिस्लेटिव इलेक्शंस जो होते हैं वो जो है हमारा इलेक्शन कमीशन कंडक्ट कराता है। यानी इलेक्शन कमीशन जो है उसी ने ये जो डेट्स है वो रिलीज़ करी होगी कि 12 नवंबर को ये इलेक्शंस होंगे। इस तरीके से इलेक्शन कमीशन कौन कौन से इलेक्शंस करवाता है हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। एक एग्जांपल तो हमारे को दिख रहा है कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के ही इलेक्शन कराता है। इसके अलावा और कौन कौन से हैं तो आइए उसको एक लिस्ट आउट करते हैं। सबसे पहले तो है हमारा प्रेसिडेंट के इलेक्शन, जो हमारे प्रेसिडेंट चुने जाते हैं उसके जो इलेक्शन होते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन वो। इसके अलावा एक है आपका वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन। वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो भी हमारे इलेक्शन कमीशन ही उसे कंडक्ट कराता है। थर्ड है आपके लोकसभा के जो इलेक्शन होते हैं जिसे हम जनरल इलेक्शन बोलते हैं, जो डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। और फोर्थ है आपका जो राज्यसभा के जो एमपी होते हैं उसके जो इलेक्शंस होते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शंस, जिसमें स्टेट्स के जो जिस भी स्टेट से कोई राज्यसभा का कोई एमपी चुना जा रहा है तो उसके जो भी रेस्पेक्टिव एमएलएज हैं वो उसमें वोट देते हैं, यानी इनडायरेक्ट इलेक्शन। चार के बाद एक दो स्टेट लेवल पे इलेक्शंस कराते हैं, एक स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का और एक लास्ट एमएलसीज का, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है उनके इलेक्शन। इस तरीके से ये 6 तरीके के इलेक्शंस ये इलेक्शन कमीशन कंडक्ट कराता है। यहाँ पर थोड़ा सा नोटिस करने वाली बात है कि कंफ्यूज हो सकते हो कि क्या पंचायत के और नगर पालिकाओं के इलेक्शंस नहीं कराता, तो वो इलेक्शन स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है, न कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसके अलावा एक कन्फ्यूज ये हो सकते हैं कि क्या लोकसभा स्पीकर्स के जो इलेक्शंस हैं, डिप्टी स्पीकर्स के इलेक्शन हैं, क्या वो नहीं कराता, तो वो इलेक्शन जो है वो खुद जो जनरल हाउस होता है वो खुद अपने आप में इलेक्ट कर लेते हैं। इस तरीके से हमने इलेक्शन कमीशन की थोड़ी बहुत फंक्शनिंग को समझा। आगे बढ़ते हैं, अगेन इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखते हैं। इंपॉर्टेंट न्यूज़ कौन कौन सी है। एक न्यूज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आज की जो बोले तो सबसे एक न्यूज़ आई है इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर। दरअसल इलेक्शंस नज़दीक हैं तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स हमने अभी हाल देखा कि नवंबर में हिमाचल में और गुजरात में इलेक्शंस हैं, तो एक बार फिर इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो है वो इशू बनने लगा है। और सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर से क्या कहा, उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप ये समझें कि इलेक्टोरल बॉन्ड होता क्या है। आपने ये सुना होगा पॉलिटिकल पार्टीज़ को फंडिंग मिलती है, नो डाउट आप पढ़े जो नॉन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं ये तो बात जनरल लोग भी जानते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो है वो उनके पार्टी के जो लीडर्स से लेकर जो भी बिजनेसमैन होते हैं वहाँ से फंडिंग मिलती है। लेकिन आपको ये नहीं पता कि ये फंडिंग का रेगुलेशन होता कैसे है। हमको ये भी नहीं पता कि कौन कितना फंडिंग दे रहा है। इस पूरा सिस्टम जो है वो नॉन ट्रांसपेरेंट बना हुआ था। इसी फंडिंग जो पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो फंडिंग हो रही है वो ट्रांसपेरेंट बने, इसी के लिए एक इलेक्टोरल बॉन्ड का कंसेप्ट लाया गया। अब तक जो फंडिंग होती थी वो या तो कैश में हो रही थी या किसी और मीडियम से हो रही थी, लेकिन जिस भी मीडियम से हो रही थी उसका कोई एक ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं था, जिसकी आपको ये नहीं बता सकते थे कि इस पॉलिटिकल पार्टीज़ को इतनी फंडिंग मिली है। अब इस पूरे सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए, इस पूरे सिस्टम को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए, ये हमारे इलेक्शंस को थोड़ा और डेमोक्रेटिक बनाने के लिए इस तरीके से ये कोशिश करी गई कि इलेक्टोरल बॉन्ड का कंसेप्ट लाया गया कि आप कैश में कोई फंडिंग नहीं करेगा। आप जो फंडिंग करेंगे वो जिस तरीके से आप जो बैंक में हम चेक्स वगैरह डिपॉजिट कराते हैं या चेक्स इशू कराते हैं, उसी तरीके से एक आपके है इलेक्टोरल बॉन्ड। यानी जिसे भी फंडिंग देनी है, जिसे भी फंड देना है उसे एसबीआई जाना ही होगा। अब यहाँ मैंने एसबीआई क्यों लिया, दरअसल एसबीआई ही ऑथोराइज अथॉरिटी है, ऑथोराइज बैंक है, जिसके थ्रू आप जो है, और एसबीआई की भी सारी ब्रांचेस नहीं, कुछ जो बड़ी ब्रांचेज हैं वहाँ पर ही एसबीआई की बड़ी ब्रांचेस पर ही आप जो है वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो है हम लोग खरीद सकते हैं। खरीदने वाला होना चाहिए इंडियन सिटीजन। इंडियन सिटीजन जो है वो एसबीआई की ब्रांच में जाकर इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद सकता है। तो ऐसा नहीं है, पहली बात तो है कि हम कब जाएं, क्या बैंक 10 से 4 खुलता है तो क्या 10 से 4 में कभी भी चल जाएं, तो ऐसा नहीं है। टाइम लिमिट फिक्स है जनवरी, इसके बाद अप्रैल, हर एक क्वार्टर में, अप्रैल के बाद जुलाई और जुलाई के 3 महीने बाद अक्टूबर। इस तरीके से अक्टूबर के शुरू के 10 दिन में। और ये जरूरी नहीं है कि 1 से 10 तारीख तक ही आपको इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने को मिले। जैसे अभी अक्टूबर चल रहा है, 1 से 10 अक्टूबर तक क्या इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद सकते थे।
लेकिन इस डेट्स को आगे पीछे भी करा जा सकता है कि हो सकता है कि बैंक में कुछ वैकेशंस वगैरह आ जाएं, कुछ इस तरीके से। पर ये जरूर फिक्स है कि जनवरी में 10 दिन, अप्रैल में 10 दिन, जुलाई में 10 दिन और अक्टूबर में 10 दिन, वो ये इस तरीके से केवल पूरे साल भर में ये 40 दिन ही है जब आप कोई इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद सकते हो। दूसरा क्वेश्चन बनेगा, क्या कितने का खरीदो? क्या 500 करोड़ का खरीदना है? क्या 50 रुपए के मन कर रहा है कि 50-50 रुपए सब पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट कर देते हैं ऐसे ही? तो ऐसा नहीं है। आपको ये बॉन्ड है तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि बॉन्ड हमारी मर्जी से हम नहीं खरीद सकते। बॉन्ड की एक पर्टिकुलर एक वैल्यू होती है, मॉनेटरी वैल्यू होती है। जितने रुपए का आप बॉन्ड्स खरीद सकते हो वो है आपके, या तो आप 1000 का खरीद लीजिए, या 10,000 का खरीद लीजिए, या फिर आप 1 लाख का खरीद लो, या 10 लाख का खरीद लो। थोड़ा और यदि ज़्यादा ही डोनेट करने का मन है तो 1 करोड़ का खरीद लो। 5 करोड़ खरीद देने हैं तो 1-1 करोड़ के 5 बॉन्ड खरीद लो। मैक्सिमम केप 1 करोड़ है और मिनिमम केप जो है, मिनिमम जो लिमिट है वो है आपके 1000। यानी इस तरीके से आप 5 में से कोई सा भी बॉन्ड खरीद सकते हो। अब आपको 5,000 रुपये देने हैं तो आप 1-1 हज़ार के 5 बॉन्ड खरीद लो। और ये पॉलिटिकल पार्टीज किसको मिलेगा? हमारे यहाँ तो सैकड़ों पार्टियां हैं, क्या सबको ये फंडिंग मिलेगी? ऐसा नहीं है, कुछ ही पॉलिटिकल पार्टीज है, यानी इसमें भी कोई ना कोई कंडीशन होगी ऑब्वियसली। एक एक्ट है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स एक्ट, आरपीए जो है हमारा 1951 का, उसमें ये बोला गया था कि उसके में कुछ करेक्शंस करके ये बोला गया था कि यदि कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी जनरल इलेक्शन का मतलब होता है या तो वो लोकसभा, जनरल इलेक्शन मतलब जिसमें लोग डायरेक्ट वोट करें, या तो लोकसभा या स्टेट असेंबली के यानी एमएलएस के जो इलेक्शंस हैं, दोनों में से कोई भी इलेक्शंस में यदि वो 1% से ज़्यादा वोट उसे मिलते हैं, यानी जितने वोट मिले किसी जनरल इलेक्शन मीन्स लोकसभा या स्टेट असेंबली में, यदि उसका वोटिंग जो शेयर है वो 1% से ज़्यादा है तो इलेक्टोरल बॉन्ड को वो एक्सेप्ट कर सकते हैं। अदरवाइज ऐसी पार्टी जिनका वोटिंग शेयर जो है जनरल इलेक्शन में 1% से कम है वो एलिजिबल नहीं है कि वो इलेक्टोरल बॉन्ड को ले सके। यही हमारे इलेक्टोरल बॉन्ड की बात थी। अगेन नोटिस करने वाली बात थी कि केवल एसबीआई ही इसमें ऑथोराइज अथॉरिटी है, जहाँ ऑथोराइज बैंक है जहाँ सर आप ये इशू करवा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एडवर्टाइजमेंट काफ़ी ज़्यादा भरे हुए हैं। सिटी की न्यूज़ में कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं दिख रही है, आज डीयू की स्पेसिफिक न्यूज़ है। अगेन काफ़ी टाइम से द हिंदू एडिशन में अभी इलेक्शंस भी आ रहे हैं, कांग्रेस की एक भारत जोड़ो यात्रा भी है, तो उस वजह से लगातार अपडेट आते रहते हैं। इस वजह से ये आप देख लीजिए पॉलिटिकल पार्टीज़ का कि उनके जो डेली एक्टिविटीज़ है उससे भरा हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं काम की न्यूज़ भी निकलती आती है, जो आप खुद देख लीजिए। एक न्यूज़ आई है इको सेंसिटिव जोन की। अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है केरला में क्या कर रहे हैं, किसको इको सेंसिटिव जोन बना रहे हैं, पहले तो यही जानना जरूरी हो जाता है कि इको सेंसिटिव जोन होता क्या है। हम एक एक्ट पढ़ते हैं, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, और 1986 के इसी एक्ट से निकला था आपके इको सेंसिटिव जोन का कंसेप्ट। आप इधर समझिए मेरी पूरी बात को। फॉर एग्जांपल हम एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये रणथंबोर नेशनल पार्क है, ये रणथंबोर नेशनल पार्क है। नो डाउट नेशनल पार्क के अंदर अपने आप में कई सारी जो भी एक्टिविटीज़ होती है, उनका जो एकमात्र जो गोल होता है, विजन होता है, वो होता है इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन। और जो रणथंबोर नेशनल पार्क की जो भी बाउंड्री होगी, ये बाउंड्री जो दिख रही है आपको, इस बाउंड्री के अंदर तो आपको नो डाउट बहुत अच्छे तरीके से इन्वायरमेंट को कंजर्व करा जा रहा होगा, ताकि वाइल्ड लाइफ जो हमारे जो वाइल्ड लाइफ एनिमल्स हैं उनकी जो लाइफ है वो कंटिन्यू रह सके, वो उनके जो हैबिटेट्स हैं वो सब डिस्ट्रॉय ना हो। जो भी मेजरमेंट ले रहे हैं उनका सिंगल विजन है आपके कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करा जा सके, कंजर्व करा जा सके। लेकिन इस बाउंड्री के ठीक बाहर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या मैं यहाँ पर एक फैक्ट्री खोल लूँ, और यदि मैं इसी के ठीक बाहर एक फॉर एग्जांपल माइनिंग करने लग जाऊँ, इसी यहीं पर एक कोई फैक्ट्री खोल लूँ,
तो क्या आपको नहीं लगता कि ये नेशनल पार्क का जो अंदर का इलाका है, यदि आप आउटसाइड एरिया में, ठीक आउटसाइड एरिया में, मतलब ठीक बाहर यदि आप कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करेंगे, ऐसी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ करेंगे जिसका सीधा सीधा इफेक्ट आपके अंदर के हैबिटेट पर पड़ेगा, अंदर के हैबिटेट में जो भी वाइल्ड लाइफ एनिमल्स हैं उन पर पड़ेगा, और जो भी इन्वायरमेंट है वो डिस्ट्रॉय होगा। तो ऐसा ज़रूरी हो गया था कि आप किसी एरिया को नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाकर या किसी दूसरे तरीके से कंजर्व तो कर रहे हैं, लेकिन उस कंजर्व एरिया के आसपास के एरिया में भी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करना ज़रूरी हो गया था। अब आप खुद देखिए, तो इन्होंने क्या करा, इस एरिया को तो जिस तरीके से कंजर्व कर रहे थे वैसे ही सिंगल गोल के साथ इन्होंने आगे बढ़े, लेकिन एक कंसेप्ट आया इको सेंसिटिव जोन का, एक ट्रांजिशन जोन बना दिया गया। और इस तरीके से इस पूरे रणथंभौर, यदि ये रणथंभौर नेशनल पार्क है तो इस रणथंभौर नेशनल पार्क के चारों तरफ एक बाउंड्री क्रिएट कर दी गई। बाउंड्री मतलब एक एवरेज बात करें तो लगभग 10 किलोमीटर की एक बाउंड्री क्रिएट कर दी गई। एक 10 किलोमीटर का एक ट्रांजिशन एरिया बना दिया गया। मैं ये 10 किलोमीटर फिक्स नहीं है, लेकिन एक स्टैंडर्डाइज जो है, जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू बता रहा हूँ, तो ये 10 किलोमीटर ही एक स्टैंडर्ड रेंज है। इसको बढ़ा भी सकते हैं और ज़रूरत पड़े तो घटा भी सकते हैं। ये सेंट्रल गवर्नमेंट, जो यूनियन गवर्नमेंट है, उसके हाथ में होता है। अब यही इस एरिया में इन्होंने दो तरीके से इस एरिया की, इस अंदर के एरिया की तो स्ट्रेटजी थी इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, और यहाँ इस वाले एरिया की जो स्ट्रेटजी है इको सेंसिटिव जोन की, वो ये है बैलेंस बिटवीन डेवलपमेंट स्पेशली इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन और डेवलपमेंट एक्टिविटीज के बीच में बैलेंस। और बाहर के एरिया, इसके बाहर आप जितना डेवलपमेंट करना है करो, आप कोई दिक्कत ही नहीं है। हमने एक ट्रांजिशन जोन क्रिएट कर दिया। इस तरीके से यदि ये आपका प्रोटेक्टेड एरिया है, कोई नेशनल पार्क है, तो इस नेशनल पार्क के चारों तरफ एक ट्रांजिशन जोन क्रिएट कर दिया जाता है, जिसमें डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करा जाता है, और इस तरीके से रेगुलेट करा जाता है कि इन्वायरमेंट को भी कुछ हद तक प्रोटेक्ट करा जा सके, और इसके बाद आपको जो डेवलपमेंट करना है करिए। इस तरीके से जो ESZ था, इको सेंसिटिव जोन था, वो आपका एक ट्रांजिशन जोन होता है, जिसमें हम बैलेंस की कोशिश करते हैं कि आपके इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन के बीच में एक बैलेंस आ सके। यानी कुछ एक्टिविटीज जैसे माइनिंग है, इलीगल कंस्ट्रक्शंस हैं, इन्हें पूरी तरीके से प्रोहिबिट कर दिया जाता है, इनको अलाउ नहीं करा जा सकता। जबकि आप फार्मिंग है, आप कल्टीवेशन है, ये सब सारी एनिमल हस्बेंड्री हैं, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, जिससे वहाँ के जो लोकल इन्वायरमेंट है वो डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा हो। आगे बढ़ते हैं। ये पूरी बात हमारी इको सेंसिटिव जोन के ऊपर थी। आगे अगेन पॉलिटिकल न्यूज़ है, ओबीसी का स्टेटमेंट है, नॉट इम्पोर्टेंट। अगेन एडवर्टाइजमेंट्स। आगे बढ़ते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट निकलता है हमारे एग्जाम से तो देखते हैं। एडिटोरियल्स में आज कोई ऐसा कोई खास नहीं आया है। वुमेन लाइव स्टॉक फार्मर्स के ऊपर है। इधर भी ये वाला इशू हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ड्रग्स वाला और ड्रग्स की प्राइजेज वाला। आगे बढ़ते हैं। संडे को द हिंदू में ग्राउंड जीरो आता है, जहां किसी पर्टिकुलर विलेज की या सिटी के बारे में बताया जाता है। हम स्टेट लेवल पर ही बहुत मुश्किल से पढ़ते हैं, तो किसी पर्टिकुलर स्टेट। आगे शशि थरूर क्या कह रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कह रहे हैं, इम्पोर्टेंट नहीं है। आज की न्यूज में कुछ अगेन बीजेपी का न्यूज़। आगे बढ़ते हैं। अगेन ये रिलीजियस न्यूज़ है, शिवलिंग की जो एक पिटिशन थी उसके बारे में, उसको रिजेक्ट कर दिया गया। अगेन इस तरीके के क्वेश्चन बहुत मुश्किल से बनते हैं। ईडी के बारे में आया है, ईडी के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब राहुल गांधी पूछ रहे हैं इन्फ्लेशन क्यों है, 35 साल में सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन क्यों है। इन्फ्लेशन हमारे लिए राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है, इन्फ्लेशन क्या है वो इम्पोर्टेंट है। हमने कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पढ़ लिया,
इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के बारे में भी बताया था कि किस तरीके से वो अगस्त में श्रिंक कर रहा है। ये सारी बातें हमने 2 दिन पहले पढ़ी थी। या जिन लोगों को रिवाइज करना है एक बार वहाँ रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि आज के न्यूज़पेपर में भी एक बार फिर इन्फ्लेशन का जिक्र होगा बिजनेस वाले पार्ट में। यदि हम सबसे पहले वहीं पर चलते हैं, बिजनेस वाले लाइन पर ही क्या डिस्कस कर रहा है तो आप देखिए, आज हमने 2 पढ़ा था। उस दिन हमने होलसेल WPI के बारे में भी पढ़ लिया था ऑलरेडी। आज उसी का अपडेट आया है कि होलसेल प्राइस इंडेक्स के बारे में बताया गया है। मैं आपको फिर क्लियर कर दूं कि CPI और IIP के से अलग, CPI और IIP भले ही मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन का जो ऑफिस था NSO वो निकालता था, लेकिन WPI जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स निकालता है। इतना ध्यान रखिएगा। और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में भी ऑफिस ऑफ OEA जो है, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, वो हैं, वो ये सारा जो डाटा है वो रिलीज़ करता है। अगेन WPI की बात करें तो ये होलसेल प्राइस इंडेक्स है। अब यहाँ पर एक थोड़ा सा कॉमन सेंस का क्वेश्चन बन जाता है कि जब आप कोई सर्विस लेते हो तो सर्विस की कोई होलसेल प्राइस या फिर कोई रिटेल प्राइस नहीं होती, सर्विस की एक ही प्राइस होती है। लेकिन आप गुड्स का जब ट्रेड करते हो तो उस गुड्स के ट्रेड में आपको होलसेल प्राइस और रिटेल प्राइस अलग अलग मिलती है। तो इट्स वेरी कॉमन दैट कि WPI जो है वो आपके केवल गुड्स का ही कैलकुलेट होता है। अब गुड्स में भी इसमें कुछ 3 तरीके के शेयर होते हैं, प्राइमरी गुड्स, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, फ्यूल, इस तरीके से उनका अपना अपना परसेंटेज होता है। हम लोगों ने उस दिन ऑलरेडी देखा था कि जो एक इंडेक्स निकालते हैं तो उसकी एक बास्केट होती है, उसका एक परसेंटेज होता है, उसका एक बेस ईयर होता है। इसका बेस ईयर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, 2011-12 होता है। ये पूरी बातें जो है हमने 2 से 3 दिन पहले पूरा डिस्कस करा था इन्फ्लेशन का। आज फिर WPI के बारे में न्यूज आई है। आगे बढ़ते हैं बिजनेस पेज में और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ आज इंडिया UK ट्रेड डील के बारे में आई है। दरअसल इसकी जो डेडलाइन थी वो अक्टूबर थी और डेडलाइन चल रही है। अगेन हमारी मिनिस्ट्री का तो एक स्टेटमेंट भी आ गया था, एक्सटर्नल मिनिस्ट्री का, कि अक्टूबर में तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, अक्टूबर से डिले ही होगा। अब UK और इंडिया की ट्रेड डील के बारे में लगातार न्यूज़ आ रही है। दीपावली डेडलाइन थी जो मिस कर देगी ऑब्वियसली। अभी हमने कहा दीपावली डेडलाइन मतलब अक्टूबर। अब ट्रेड डील क्या होती है ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। एक तरीके का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जिसमें गुड्स का जो है वो फ्री मूवमेंट होता है जीरो टेरिफ रेट पे। अगेन UK और इंडिया की ट्रेड डील में क्या क्या शामिल होगा ये तो अभी तक जो है वो या तो फाइनेंस मिनिस्ट्री को पता है या एक्सटर्नल मिनिस्ट्री को पता है। ये अभी पब्लिक डोमेन में नहीं आया है। जिस दिन ट्रेड डील साइन होगी उस दिन वो सारी बातें कि कौन कौन सी गुड्स का फ्री मूवमेंट होगा, कौन कौन सी गुड्स का जो है वो टेरिफ रेट है वो कितना होगा या फिर कम होगा कि ज़्यादा होगा, ये सारी बातें एक बार ट्रेड डील साइन होगी तब जाके डिस्कस कर पाएंगे। अगेन आगे बढ़ते हैं, वापस से चलते हैं वहीं पर कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़। ये जो वर्ल्ड पेज है, आज वर्ल्ड पेज पे भी कोई खास न्यूज़ नहीं है। आप खुद देख लीजिए, पुतिन बोल रहे हैं कि हमारे बिडेन से कोई लेना देना नहीं है, उनसे हमारी ज़रूरत नहीं है। हमारा इसमें इंडिया का रोल कहीं आ नहीं रहा है, अगेन इंपॉर्टेंट नहीं है। UK में क्या चल रहा है, UK की फाइनेंस मिनिस्टर, हम लोग हमारी फाइनेंस मिनिस्टर का नाम तक नहीं जानते, दूसरे वो वहाँ की फाइनेंस मिनिस्टर क्या कह रही है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं जाता है। आगे बढ़ते हैं। इसमें जिस तरीके से इंडियन स्टूडेंट के बारे में बोला गया है ऑस्ट्रेलिया में, इंडियन डायस्पोरा के बारे में, किसी पर्टिकुलर इंडियन स्टूडेंट के साथ क्या हो रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हम यदि इंटरनेशनल रिलेशन में पढ़ते भी हैं तो एक पूरा डायस्पोरा पढ़ते हैं, और डायस्पोरा में भी यदि पढ़ना हो तो हमारा इंडियन डायस्पोरा जो स्टूडेंट डायस्पोरा है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। लेकिन एक स्टूडेंट के साथ क्या हो रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अगेन वही चीज़ यहाँ पर रिपीट करी गई है, उसी का एक चीज़ है कि डायस्पोरा और डायस्पोरा में भी स्पेशली जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं उन पर ऑस्ट्रेलिया में अटैक हो रहा है ऐसे टाइम पर जब स्टूडेंट्स जो हैं वो फॉरेन एजुकेशन के लिए को अपने एक डेस्टिनेशन के लिए देख रहे हैं। ये इनका पर्सनल व्यू है। और ऑस्ट्रेलिया में अभी क्या हो रहा है इसका एक पहली बात तो क्या है ना कि पर्टिकुलर एक डाटा है नहीं कि कितना अटैक्स हो रहा है। ये इन्होंने बोला कि नो डाउट हो रहे हैं अटैक, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि केवल ऑस्ट्रेलिया में होते हैं, वर्ल्ड वाइड होते हैं। अब उसमें गलती किसकी रहती है ये भी नोटिस करना जरूरी हो जाता है। पर ये तो जरूर है कि ऑस्ट्रेलिया में जो इंडियन स्टूडेंट पढ़ने जाते हैं उन पर जो है वो अटैक होते हैं। अटैक्स के कई सारे रीजन्स हो सकते हैं, चाहे वो वहाँ की जो लोकल कम्युनिटीज़ है उनके साथ जो इंगेजमेंट है वो ठीक लेवल पर नहीं हो, या फिर वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो ये सोचते हों कि हमारे रिसोर्सेज को दूसरे कंट्रीज़ वाले आके यूटिलाइज़ कर रहे हैं। लेकिन केवल इंडिया के स्टूडेंट तो ऑस्ट्रेलिया आते नहीं हैं, दूसरे जगह के स्टूडेंट्स भी आते हैं। यदि दूसरे जगह के स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो वो भी तो इनके रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ कर रहे हैं। तो एक्चुअल रीजन्स क्या है कुछ ज़्यादा क्लियर नहीं हो पाता है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है
कि ऑस्ट्रेलिया में जो इन्वायरमेंट है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए वो काफ़ी ज़्यादा अनहेल्दी है। ये पूरी बात हमको यहाँ से समझ में आ रही है। अब रेप एक्यूज़ को बेल मिल गई, हमारे लिए कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे लिए तो इम्पोर्टेंट है कि आईपीसी में, सीआरपीसी में रेप के बारे में क्या लिखा गया है। सबसे इम्पोर्टेंट कोर जो आज का न्यूज़पेपर का यूँ बोलें पूरा सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो है आपकी ग्लोबल हंगर इंडेक्स पे। जीएचआई की न्यूज़ आई है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। अगेन इंडिया की परफॉर्मेंस वेरी पुअर। नॉट इतना तो एक्सपेक्ट ही नहीं करा था कि आपको एक 121 कंट्रीज़ में से 107 रैंक मिले, यानी नीचे से जो रैंक गिनते हैं वहाँ से रैंक गिननी पड़ेगी। यानी टोटल 121 कंट्री थे, 121 कंट्रीज़ है, उनमें से इंडिया को 107 रैंक मिला है। पहली बात तो यही आता है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स क्या है। दरअसल ये शुरुआत 2006 में हुई थी कि हंगर के स्टेटस को मेज़र करने के लिए 2006 से तो कुछ इंस्टीट्यूट्स आए थे, कंसर्न वर्ल्ड वाइड और कंसर्न वर्ल्ड वाइड थे, और एक थे आपके हंगर लाइफ। ये दो इंस्टीट्यूट जो हैं आपके इस तरीके से जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट थे, ये 2006 से लगातार ग्लोबल हंगर इंडेक्स को रिलीज़ कर रहे हैं। अगेन इंडिया की जो परफॉर्मेंस है वो 100 के बाद ही आ रहा है। काफ़ी सालों से इंडिया में ये सिचुएशन आ रही है। ये किस तरीके से मेजरमेंट करते हैं, तो अगेन इंडेक्स है, तो इंडेक्स में आपको कुछ ना कुछ स्कोर मिलेगा। अब यदि स्कोर के हिसाब से इन्होंने रैंक दे रखी है कि यदि आपका स्कोर जो है वो 9.9 से कम है या 9.9 है, तो आपके यहाँ जो हंगर का स्टेटस है वो वेरी लो है। यानी जितना कम स्कोर उतनी ही अच्छी कंडीशन, यानी ग्लोबल हंगर की जो कंडीशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा लो है, यानी आपके कंट्री में हंगर जैसी कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। यदि यही डाटा 10 और 19.9 के बीच में होता है तो हंगर की कंडीशन थोड़ी मॉडरेट है, थोड़ा सा मेजरमेंट्स लेने की ज़रूरत है। जबकि 35 तक ये डाटा 34.9 तक ये सीरियस हंगर कंडीशन को शो कराता है। जबकि 35 के बाद 35 से 49.9 यानी एवरेज 50 तक अप्रोक्स, तो ये अलार्म कंडीशन को बताता है कि आपके यहाँ, और 50 के बाद एक्सट्रीमली कंडीशन बहुत बैड पुअर कंडीशन को शो करता है। अगेन इंडिया का भी तो कुछ ना कुछ स्कोर आया होगा, तो अगेन इंडिया का स्कोर है 29.1। ये तो रैंक है, 107 स्कोर नहीं है, 107 जो है वो रैंक है 121 कंट्रीज़ में, जबकि स्कोर आया है हमारा 29.1। यानी ये हम जो किस कैटेगरी में आ रहे हैं वो आ रहे हैं सीरियस कैटेगरी, क्योंकि सीरियस कैटेगरी आती है 20 to 34.9 और 29.1 इसी के बीच में आएगा, तो हम जो आ रहे हैं वो सीरियस कैटेगरी में हम आ रहे हैं। अगेन गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं है कि केवल लोगों को अपने हिसाब से छोड़ रखा है। कोरोना में हमने खुद ने एक बार डिस्कस करा था थोड़े दिन पहले, आप लोग देखिएगा, अक्टूबर के फर्स्ट वीक में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर रहे थे। प्रधानमंत्री जो है वो गरीब कल्याण अन्न योजना के बारे में डिस्कस करा था कि किस तरीके से कोरोना में लोगों को फ्री राशन प्रोवाइड करा गया। इवन कल हम लोगों ने मनरेगा के बारे में देखा था, आप लोग कल का लेक्चर देखो, उसमें हम लोगों ने मनरेगा के बारे में डिस्कस करा था, जिसमें मैंने बताया था कि किस तरीके से कोरोना के पीरियड में लोगों की फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने का काम करा था मनरेगा जैसी स्कीम्स ने। इसके अलावा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है हमारा 2013 का जो है 2013 का जो है वो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है। इसके अलावा गवर्नमेंट की कई सारी स्कीम है, अंत्योदय योजना है, अन्न योजना है, कई सारी है। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट्स ने कई सारे मेजरमेंट्स ले रखे हैं। तमिलनाडु में जिस तरीके से अन्ना रसोई चलती है, हमारे राजस्थान में अपने यहाँ जो है वो इंदिरा रसोई चलती है, कर्नाटक में। इसके अलावा एक चीज़ ऑलरेडी हम लोग 26 सितंबर को हम का एडिशन आपको देखिएगा, उसके न्यूज़ में मैंने मिड डे मील की बात करी गई थी। तो मिड डे मील में भी तो हम लोग जो है वो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, खाने को फूड प्रोवाइड करा रहे हैं स्कूल चिल्ड्रंस को। तो वो सब भी क्या है, वो सब भी हंगर के अगेंस्ट ही हमारे गवर्नमेंट के मेजरमेंट है। लेकिन इस सब के बावजूद जो है वो हमारा स्कोर 29.1 आ रहा है। नो डाउट ऐसा कोई कंडीशंस नहीं है सीरियस कि लोग मर रहे हैं भूखमरी से, कुछ लोग मर रहे हैं, लेकिन उनका जो प्रपोर्शन है वो काफ़ी कम है। अगेन ऐसा होता है कि इंडेक्स है वो किसी प्राइवेट कंपनी का, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस का इंडेक्स है, कंसर्न वर्ल्ड वाइड का, तो इनके मेजरमेंट का क्या तरीका है एक्चुअली में हम लोग नहीं जानते। ऑब्वियसली बात है कि गवर्नमेंट भी इसको हर साल अपोज करती है कि कंसर्न वर्ल्ड वाइड जिस इंडिकेटर्स पे ये मेजरमेंट कर रही है हंगर का, वो जो है
हमारे अकॉर्डिंग ठीक नहीं है, जबकि हम जो मेजरमेंट ले रहे हैं उनकी भी तो अपनी रिलेवेंस है। हम लोगों ने खुद ने यहाँ पर इतनी सी देर में 4 से 5 चीज़ों की बात कर ली, चाहे वो फूड सिक्योरिटी एक्ट हो, मिड डे मील स्कीम हो, मनरेगा स्कीम हो, प्रधान पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना हो, अंत्योदय योजना हो, तो नो डाउट गवर्नमेंट के अपने कुछ मेजरमेंट चल रहे हैं, लेकिन इंडेक्स को किस बेसिस पे मेजर करा गया उसकी अपनी थी। और इंडिया की रैंक हमने 107 देखी। इंडिया के बाद यदि हम लोग देखें तो अफगानिस्तान का ध्यान रखिएगा कि क्या इंडिया की सबसे लोवेस्ट रैंक है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में यदि हम अफगानिस्तान को लें तो अफगानिस्तान की हमारे से बाद रैंक है 109। इस तरीके से पूरा इंडेक्स हम लोगों ने देखा। आगे चलते हैं, ये वर्ल्ड पेज ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बिजनेस पेज की इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। स्पोर्ट पेज में आज कोई ऐसा कोई खास न्यूज़ नहीं आई है जिसे हम लोग डिस्कस करा जाए। ये सब अपडेट आ रहे हैं, मैच टू मैच अपडेट आ रहे हैं, जबकि क्वेश्चंस जो हैं वो सीरीज़ के बेसिस पर बनते हैं या फिर किसी वर्ल्ड कप वगैरह के बेसिस पर बनते हैं। किसी एक पर्टिकुलर मैच पर क्वेश्चंस का पूछना लमसम इम्पॉसिबल होता है। इस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, चाहे वो ग्लोबल हंगर इंडेक्स से लेकर आपके जो थी इलेक्टोरल बॉन्ड्स की न्यूज़ थी, कि इलेक्शन कमीशन कौन कौन से इलेक्शंस कराता है, ये सारी जो न्यूज़ थी वो हम लोगों ने डिस्कस करी। थैंक यू वेरी मच।